कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इतना अंधा नहीं होता है कि सही और गलत की पहचान ना कर सके। आज के घटना में सेम ऐसा ही होता है और इसी की वजह से एक इंसान इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से चला जाता है। और जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद लोग हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज की यह घटना उत्तर प्रदेश की आपको सुनाने से पहले मैं एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हों तो आप हमारे चैनल को जाकर ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल को एक छोटा सा आपका मोटिवेशन मिल सके और इसी वजह से हमारा चैनल ग्रो हो जाएगा। और इसके लिए हम आपके सामने अच्छे से कंटेंट ला पाएंगे। और उसी का एक जाना माना शहर पड़ता है कानपुर शहर, और ठीक उसी का एक जाना माना थाना भी पड़ता है बाबूपुरवा, और ठीक उसी का एक जाना माना इलाका पड़ता है मुंशीपुरवा। बात मैं कर रहा हूँ 9 जून 2020 का दिन होता है। उसी दिन जो होते हैं बाबूपुरवा के जो थाना प्रभारी होते हैं अपने ही थाने में कुछ निपटा कर काम जो होते हैं वह कुर्सी पर बैठने ही लगते हैं, जिनका नाम होता है सुरेश सिंह। और जैसे ही आप बैठने लगते हैं उसी समय उनकी जो होती है घंटी बज जाती है। उस घंटी को रिसीव करते हैं, उसी में से एक व्यक्ति बोलने लगता है कि साहब हमारे ही गांव में एक व्यक्ति की काफ़ी बेरहम तरीके से हत्या हो गई है। अब जैसे इस खबर को थाना प्रभारी जो होते हैं सुरेश सिंह सुनते हैं, तुरंत ही अपने जितने भी वहाँ पर कांस्टेबल होते हैं सबको इकट्ठा करते हैं और साथ में जो होते हैं और लोगों को, बड़े अधिकारी को इस चीज़ की सूचना दे देते हैं। साथ में डॉग स्क्वाड को भी दे देते हैं, क्योंकि यह मामला काफ़ी गंभीर लगने लगता है। फोरेंसिक टीम को भी दे देते हैं ताकि जल्द से जल्द उस घटनास्थल पर सभी लोग पहुंच सकें। और इसीलिए थाना प्रभारी सुरेश सिंह तुरंत ही अपनी जिप्सी निकालते हैं। जिप्सी निकालने के बाद कुछ कांस्टेबल लेते हैं और उसी घटनास्थल पर लगभग 10 मिनट की तय करने के बाद जो होता है वह पहुँचते जाते हैं। और जैसे ही पहुँचते तो देखते हैं कि मकान के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। और भीड़ में से एक लगभग 20 साल का एक लड़का बाहर निकल के आता है। वह बताने लग जाता है कि साहब हमारा नाम है इरफान और हमारे पिता का नाम है मोहम्मद अशरफ। जो होते हैं छत पर उनकी जो होते काफ़ी बेरहम तरीके से हत्या कर दी गई है। और जैसे इरफान यह बात कहता है, तुरंत ही थाना प्रभारी सुरेश सिंह इस बात को सुनते ही इरफान के पीछे जीने के सहारे छत पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी लोगों का भीड़ लगा हुआ है। लेकिन सुरेश साहब जैसे ही वह देखते हैं, बॉडी को देखते हैं कि वहाँ पर एक फोल्डिंग है, फोल्डिंग पूरी तरह से बिछा हुआ है। उसी पर जो होता है मोहम्मद अशरफ का डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो खून से काफ़ी लथपथ अवस्था में होता है। और उनके गले पर काफ़ी तेज़धार हथियार से कई बार वार किए गए थे। लग रहा था ज़्यादा खून बहने की वजह से उनकी ही मौत हो गई है। और फर्श जो हुआ था पूरी तरह से गीला पड़ा हुआ था, पूरी शरीर एकदम लथपथ था, पूरे चादर लथपथ थे। पुलिस देखकर एकदम सन्ना सा रह जाती है। इरफान से पूछने लग जाती है कि आखिर यह सब कैसे हो गया। इरफान कहने लग जाता है कि साहब हमारे पिता जो होते हैं बुरादा व्यापारी हैं। वह जो होता है अपने काम से लगभग 6 बजे जब लौट आए थे, 7 बजे आराम से खा पी कर जो होता छत के लिए सोने के लिए चले आए थे। लेकिन हम भी अपने पिता के साथ जो होता रोज़ आते थे। कल क्या हुआ कि हम जो टीवी देख रहे थे, टीवी देखते वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा नींद आ गया, जिसकी वजह से हम वहीं पर सो गए। और जैसे सुबह का टाइम हुआ तो उसी समय जो होता है हम जो होता है सोचते हैं कि जाकर छत पे थोड़ा आराम कर ले। इसीलिए छत पे जैसे ही आते देखने अपने पिता को, मोहम्मद इरफान को, तो काफ़ी दंग सा रह जाता है। देखने के बाद काफ़ी सन्न सा रहने के बाद वहाँ आवाज़ लगाता है। इसकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर जो होते हैं वह उसी समय इरफान की जो दादी होती है उसी घटना पर पहुँचते। साथ में उसकी बहन भी होती है, साथ में उसके चाचा भी होते हैं। सभी लोग वहाँ पहुँचकर उसी समय दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उसी में से एक व्यक्ति जो होता है थाने प्रभारी को फ़ोन कर देता है। और इस बात को जैसे वह सुनते हैं थाना प्रभारी सुरेश सिंह जो होते हैं तुरंत ही काफ़ी दंग सा रह जाते हैं। वो बात सोचने लग जाते हैं कि आखिर यह सब किसने किया। तो उसी समय सामने खड़े होते हैं मोहम्मद इरफान के ही अपना ही सगा भाई होता है मोहम्मद नासिर। और खड़े होने के बाद उनसे पूछने लग जाते हैं क्या तुम्हें किसी के ऊपर शंका है। मोहम्मद नासिर कहने लग जाता है कि नहीं साहब, हम और हमारी पत्नी जो होती है और हमारे जो होता है 2 बच्चे हैं। हम पूरे परिवार जो होते हैं सऊदी अरब में रहते हैं। लगभग आज से 3 महीना पहले ही आए थे। हम अपने इसी भाई के साथ उन्हीं के मकान में रहते हैं।
हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। आखिर यह सब कौन कर सकता है। कुछ वक्त बीतता है। कुछ वक्त बीतने के बाद जो होता है पुलिस काफ़ी सोच विचार करती है, सोचती लगती है कि आखिर यह किस बिना पर कौन कर सकता है। इतने बेरहम तरीके से इस 50 साल के बूढ़े व्यक्ति की हत्या कौन कर सकता है। इधर सोच ही रही थी, तभी मौके पर ही फोरेंसिक टीम और साथ में डॉग स्क्वाड की टीम भी आ जाती है। डॉग स्क्वाड की टीम में जो होते हैं खोजी कुत्ते होते हैं। खोजी कुत्ते जीने के सहारे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं और वह जो होते हैं उसी जो होता है मोहम्मद अशरफ के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। खून को सूंघना शुरू कर देते हैं, सूंघने लगते हैं। तभी सूंघते सूंघते जो होता है वह एक दीवार के पास पहुंचते हैं। अब दीवार जो होता है काफ़ी ऊंचा होता है, जो छरदीवारी बोला जाता है। उसको छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खोजी कुत्ते जो होते हैं उस दीवार को फाड़ नहीं पाते। डॉग स्क्वाड की टीम सोचने लग जाती है कि आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है। थाना प्रभारी देखने लग जाते हैं कि दूसरा जो छत हुआ है वह छत उस छत से जुड़ा हुआ है। जुड़ा होने की वजह से जो होता है पुलिस को शंका हो गया होता है कि इसी छत के सहारे, इसी छत पे कोई व्यक्ति चढ़ा है, जिसकी वजह से आराम से इस चीज़ को काम करके अपना आराम से निकल गया होगा। लेकिन जब वह खोजी कुत्ते उस दीवार को फाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय एक व्यक्ति जो होता है वह उसी समय उसका दिमाग काम कर जाता है, नीचे जाता है, एक लकड़ी का जीना ले आता है। लकड़ी का जीना ले आने के बाद उसी छरदीवारी पर लगाता है। जैसे ही लगाता है तो खोजी कुत्ते जो होता है बिना देर किए जीने की सहारे कूद कर दूसरे छत पे चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद छत पर भी कुछ बेलड होते हैं दूसरे के, और उसी के सहारे नीचे उतर जाते हैं। तो कई खोजी कुत्ते होते हैं, सब जाकर वहाँ एक छोटा सा पार्क होता है। उसी पार्क में एक व्यक्ति बैठा होता है, उस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं। कुछ उसके पैंट जो होता है खींचने शुरू कर देते हैं। तभी जो होते हैं थाना प्रभारी साथ में जाते हैं। उसी व्यक्ति को जैसे ही पकड़ने लगते हैं तो व्यक्ति जो होता है थोड़ा पैर आगे बढ़ाता है। पुलिस समझ जाती है इस व्यक्ति के अंदर ज़रूर कुछ रहस्य छुपा है। पुलिस तुरंत ही उसको कस्टडी में लेती है। लेने के बाद जो होती है पुलिस तुरंत ही उसका नाम बोलती है, तो कहने लगता है कि साहब हमारा नाम है मोहम्मद फ़हीम। और उसी समय डॉग स्क्वाड की टीम जो होती है अपने खोजी कुत्तों को और सबूत के लिए लगा देती है। डॉग स्क्वाड की टीम जो होती है मोहम्मद फ़हीम के घर में घुस जाते हैं। घुसने के बाद वहाँ जो होती है पूरी तरह से लेते हैं, तो वहाँ पर एक जो होता है कपड़ा रखा होता है। कपड़ा काफ़ी गीला होता है। उसको फोरेंसिक टीम अपने कब्जे में लेती है। और कुछ जो होते हैं चपाड़ भी रखे होते हैं, कुछ जो होते हैं टूटे फूटे चप्पल भी रखे होते हैं। पुलिस जो होती है काफ़ी बिना पर सबूत इकट्ठा कर लेती है। इकट्ठा करने के बाद इस केस को काफ़ी कड़ाई से छानबीन करने के पुलिस जो होती है अपने नज़दीकी सरकारी जो होता है अस्पताल लाला लाजपत राय जो होता है उसी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए मोहम्मद अशरफ के बॉडी को भिजवा देती है। और इस केस को छानबीन करने के लिए सबसे पहले जो होता है मोहम्मद इरफान के जो बेटा होता है उसी की तहरीर पर जो होता है हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और इस केस में काफ़ी कड़ाई के साथ छानबीन करना भी शुरू कर दिया जाता है। छानबीन करते हुए पुलिस जो होती कुछ पुख्ता सबूत जो पाई थी, उसी समय जो होता है मोहम्मद फ़हीम को जब थाने ले आए थे तो उसी के सामने सारा सबूत दिखाते हैं। लेकिन मोहम्मद फ़हीम कहने लग जाता, साहब इसमें हमारा हाथ नहीं है, इसमें हमें कुछ नहीं पता है, हम अपने घर में आराम से सो रहे, में कुछ नहीं पता होता है। लेकिन पुलिस के पास काफ़ी सबूत होते हैं। इन्हीं सबूत के बिना पर पुलिस जब मोहम्मद फ़हीम के साथ काफ़ी कड़ाई से पेश आती है तो उसी समय पुलिस के सामने मोहम्मद फ़हीम बिना थोड़ी से दबाव के भी जल्द से जल्द टूट भी जाता है। मोहम्मद फ़हीम बताने लग जाता है कि असल में जो होता है या उत्तर प्रदेश का जो जाना माना शहर कानपुर पड़ता है, उसी के पास जो होता है मुंशीपुरवा जो मुसलमानों का एक छोटा मोटा सा मोहल्ला होता है, उसी के पास एक मस्जिद होता है। उसी मस्जिद के पास जो होता है मोहम्मद अशरफ का मकान होता है और उन्हीं की पत्नी होती है, वह होती है मोहम्मद बेगम, और साथ में उनके 2 बच्चे होते हैं, जिनमें एक लड़की होती है जिसका नाम होता है नाजनीन, जिसकी उम्र होती है वह लगभग 17 साल के आसपास, और उनका एक छोटा सा बेटा होता है, वह होता है इरफान। अब मोहम्मद अशरफ जो होते हैं अपने परिवार का गुजारा गुजारा करने के लिए जो होता है बुरादा ख़रीदारी का काम भी करते थे। उनके पास इसी की वजह से काफ़ी जो होते पैसे भी आते थे। लेकिन मोहम्मद अशरफ का छोटा भाई जो होता है वह भी उन्हीं के साथ रहता था। लेकिन उसी समय उसकी शादी जो होती है वह जो होती है जल्द से जल्द करवा दी जाती है, जिसकी वजह से उनका भाई जो होता है अपनी पत्नी को लेकर सऊदी अरब निकल जाता है। अब इधर जो होते मोहम्मद अशरफ अपने परिवार के साथ काफ़ी अच्छे से घुल मिल कर रहते थे। साथ में मोहम्मद अशरफ की अपनी माँ होती है राहिसा, और उसी समय पूरे घर परिवार के साथ अच्छे से उनकी माँ साथ में रहती थी। राहिसा जो होती है अपने नाती पोतियों को काफ़ी अच्छी तरह से मानती थी। इसी तरह इनका खुशी का जो परिवार होता है काफ़ी चलने लगता है।
तभी 2010 का वह वक्त आता था जिस वक्त जो था मोहम्मद अशरफ की जो पत्नी होती है एक बीमारी से जूझने की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। अब इधर जो होते हैं मोहम्मद नजनीन जो होती है और साथ में इरफान जो होते हैं बिन माँ के हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो था पालन पोषण करने का जिम्मेदारी जो होता है वह मोहम्मद अशरफ से ना आकर वह उनकी दादी के ऊपर आ जाता है। और जो राइसा इस चीज़ की जिम्मेदारी काफ़ी अच्छे से उठाती हैं, इसकी वजह से अपनी दोनों बच्चों की पालन पोषण काफ़ी अच्छे तरह से करना शुरू कर देते हैं। इनको अपनी माँ की कमी नहीं खलने देते और इसी तरह इनकी हर पढ़ाई का जो खर्चा होता था वह मोहम्मद अशरफ उठा लेता था। उठाने के बाद इनकी अच्छे से बेहतर शिक्षा भी देने शुरू कर देते हैं। इसी वक्त गुजरने लगता है, तभी पास का ही रहने वाला होता है मोहम्मद फ़हीम, जिसकी उम्र होता है उस समय 19 साल के आसपास, जिसके लगभग 2 भाई भी होते हैं। उसके परिवार में उसके माता पिता भी होते हैं। उनके पास काफ़ी जायदाद और धन भी होता है। और इसी बीच पड़ोसी होने के नाते जो होता है मोहम्मद फ़हीम वह मोहम्मद अशरफ के घर काफ़ी आना जाना लगा रहता था। उनके घर जो होता है खाना पीना उठना बैठना और साथ में कभी कभी सोना भी उनके घर हो जाता था। आने जाने की वजह से जो होता है उसी समय जो निगाह होता है मोहम्मद फ़हीम का वह जाकर मोहम्मद नाजरीन के ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वह देखता तो एक ही नज़र में मोहम्मद नाजरीन को दीवाना सा हो जाता है। और भाई बहन होने के नाते भी वह इस रिश्ते को जो होता है वह अभी नाम नहीं दे पाया था मोहम्मद फ़हीम, जिसकी वजह से वह अपने निगाह में मोहम्मद नाजनीन को कुछ मान चुका होता है। इसीलिए आए दिन जो होता है जैसे ही वह मोहम्मद नाजनीन अपने घर से बाहर निकलती थी तो उसको रास्ते भर ताकते रह जाता था और उसके अपने ख्वाबों में मोहम्मद नाजनीन को बचा चुका होता है, जिसकी वजह से मोहम्मद फ़हीम जो होता है आए दिन नाजनीन के पीछे लगा रहता था और नाजनीन इस बात को नहीं समझ पाते थे। लेकिन इसी बीच जो होता है मोहम्मद फ़हीम के घर परिवार वालों के ऊपर काफ़ी एक पहाड़ सा टूट जाता है, जिसकी वजह से मोहम्मद जो होता है फ़हीम जो होता है वह एक ऐसा कारीगर था जो कपड़े सिलने का काम भी करता था। इसीलिए वह उसके भाई ने उसको ही जो होता है उसी समय मुंबई भेज देते हैं। तभी मुंबई जो होता है साल 2017 में वह आराम के साथ चला जाता है और जाने के बाद वही जो होता है मुंबई में रहना भी शुरू कर देता है। लेकिन उसके निगाह से जो होता है वह नाजनीन जो होती है कभी नहीं हटती, जिसकी वजह से आए दिन हर रात सपने में ज़रूर देखता था और देखने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। लेकिन उसका जो होता है कैसे का तैसे चलकर 3 साल वक्त बीत ही जाता है। वक्त बाहर में पूरी तरह से लॉकडाउन का माहौल जो होता है थोड़ा बहुत कम होने लगता है। तो उसी बीच जो होता है वह मोहम्मद फ़हीम जो होता है कैसे ना तैसे कर छुट्टी लेकर जो होता है ठीक 1 महीने पहले ही वह जो होता है अपने घर कानपुर चलाता है। मोहम्मद फ़हीम जैसे ही आता है तो उसके पास कुछ थोड़े बहुत पैसे थे, उसी की पैसे की बदौलत जो होता है अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से गुजारना भी शुरू कर देता है। पसंदीदा तरीके से रहना शुरू कर देता है। जींस पैंट और टाई खून लगा कर कहीं कहीं चला भी जाता था तो लोग उसको काफ़ी तौर तरीके से भी देखते थे। लेकिन इस तरह आदी हो गया था शराब का कि वह शराब पीने का आदी बने होने की वजह से लोगों के साथ दोस्तों के साथ उठना बैठना उसका ज़रूर हो गया था और चलने भी लगता है। तभी एक दिन जाते हुए गली में वह तुरंत ही अपनी पुरानी प्रेमिका जो होती है मोहम्मद नाजनीन को देख लेती है। जैसे ही देखता तो एक नज़र में फिर उसको देखकर वही दिन पुराने याद हो जाते हैं, क्योंकि उस समय जो होती है नाजनीन जो होती है शादी की दहलीज पर पूरी तरह से पहुंच चुकी होती है। इसीलिए जैसे देखता तो तय रुकने के बाद फिर वही तकरीब अपनाने लगता है। और फ़हीम जो होता है फ़हीम आए दिन जो होता है नाजनीन के पीछे पड़ा रहता है और जैसे गलियों में देखता जाकर उसके छेड़छाड़ी करना शुरू कर देता। उसी बीच जो होती है नाजरीन फ़हीम का हाथ पकड़कर झिटक देती थी, काफ़ी ज़्यादा गाली गलौज कर देती थी। लेकिन फ़हीम जो होता है आए दिन उसके पीछे ही पड़ा रहता था। कभी कभी धमकी भी दे देती कि अगर नहीं मानोगे जाकर इसके पिता अपने अब्बू से जो होता है कर देंगे। इसके बाद एक दिन ऐसा हुआ जिसकी वजह से वह रास्ते में जाकर जैसे ही फ़हीम नाजनीन को छेड़ने लगा था उसी में उसके हाथ में दांत काटने की वजह से वह तुरंत ही छोड़ के भाग जाता है। लेकिन गुस्सा होने की वजह से इस चीज़ की अपनी जो होता सूचना आकर वह जो होती है नाजनीन अपनी दादी जो होती है रईसा को दे देती है। अब रईसा जब इस बात की खबर पाती है तुरंत इस बात की खबर जाकर अपने बेटे मोहम्मद अशरफ को देती है। मोहम्मद अशरफ जैसे ही खबर पाता है तुरंत जाकर वह जो होता है मोहम्मद फ़हीम के घर वालों को शिकायत कर देता है। शिकायत करने उसके घर परिवार वाले जो होते हैं मोहम्मद फ़हीम को काफ़ी डांट फटकार लगाते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिन तो रास्ता छोड़ देता है। लेकिन फिर वही काम करना शुरू कर देता है और जैसे ही करने लगता है छेड़छाड़ शुरू कर देता है तो उसी बीच जो होता है दोबारा आकर अपने पिता जो होते हैं अशरफ से आप बात कह देती है। अशरफ जो होते हैं तुरंत जाकर सामने का सामने जो होता है मोहम्मद फ़हीम को वहीं पर धमकाना शुरू कर देते हैं। धमकाने की वजह से काफ़ी चिढ़ सा जाता है और इतना चिढ़ जाता है कि वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि आखिर हमारे पिता ने आज तक हमको इतनी इस तरह नहीं डांटा, आज डांटने वाले होते कौन।
और इसीलिए जाकर आए दिन गली में बैठा रहता। वह सोचने लगता है कि हमें जो है नजनीन को कुछ ना कुछ सबक सिखाना पड़ेगा, अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड क्यों कर रही है। लेकिन फ़हीम जो होता है एक तरफा प्यार की वजह से इस तरह आशिक हो गया था कि उसको ना आगे ना पीछे दिखाई दे रहा होता है। तभी फ़हीम को जो होता है एक दिन नजनीन रास्ते में मिल जाती, उससे बोलने लगता है कि अगर तुम हमारे साथ शादी नहीं करोगे तो हम जो है इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। नजनीन कहने लगती है कि हम तुम्हें भाईजान कहते हैं, हम तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोच सकते, हम भाई का रिश्ता भी रखते हैं। लेकिन फ़हीम जो था आए दिन हर यही बात लेकर वक्त छेड़छाड़ी कर देता था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। तभी 3 जून 2020 का दिन होता है। शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम जो होता है उसी समय नजनीन जो होती है अपने गली के छोड़कर दूसरी गली के लिए जा रही होती है। उसी समय 2 गली को छोड़कर वहीं पर फ़हीम खड़ा होता है और जैसे वह देखता है तुरंत ही जाकर नजनीन से बातें करना शुरू कर देता है। वो कहने लगता है कि अगर तुम नहीं मिली तो तुम्हारे लिए हम कुछ कदम भी उठा सकते हैं, इसके लिए हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम कुछ कर बैठेंगे और उसके बाद तुम हमें आराम से मिल जाओगी। और इसी बात को जैसे वह सुनती है तो नजनीन काफ़ी घबरा जाती है। घबराने की वजह से अपने पिता आकर अशरफ को बताती है। अशरफ जो होते हैं उसी समय काफ़ी मोड़ मुटाव में आ जाते हैं। आने के बाद जो होता है वह जाते हैं तुरंत ही फ़हीम के पास पहुंचकर खड़ी खोटा सुनाना कर देते हैं। कहने लगते लग जाते हैं कि आज के बाद अगर हमारी बेटी को तुम रास्ते में छेड़ोगे तो इस चीज़ की शिकायत जाकर हम जो होता थाने में कर देंगे, इसके बाद हश्र जो होगा तुम सोच भी सकते हो। इसी बात के कह कर जो होते हैं मोहम्मद अशरफ चले जाते हैं। उधर फ़हीम जो होता है इस चीज़ को लिए काफ़ी खुन्नस खाए बैठा होता है। काफ़ी दिनों से एक प्लान बनाता है कि जो होता है लग रहा है जनीन के पिता को इस दुनिया से हटाना पड़ेगा, इसीलिए काफ़ी तौर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। बाज़ार में जाता एक तेज़दार हथियार खरीद के लाकर रख लेता है। रखने के बाद जो होता है उस घात का इंतज़ार करना शुरू कर देता है। तभी 8 जून 2020 का वह शाम का टाइम होता है, जिस दिन मोहम्मद अशरफ जो होते हैं शाम के टाइम लगभग 7 बजे जब आते हैं ड्यूटी से तो आकर अपना आराम से खाना पीना खाकर छत पर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन रोज़ की तरह जो होता है उनका बेटा इरफान उस दिन सोने के लिए साथ नहीं जाता है, वह जाकर आराम से सो रहे होते हैं। इधर जो होता है मोहम्मद फ़हीम जो होता है वह जाकर आराम से छत पे बैठा होता है और जैसे ही देखता कि पूरा रात का टाइम हो गया, रात का टाइम 1 बजे हो गया, तो उस समय छत पे कोई नहीं था मोहम्मद अशरफ के अलावा। तो वह जो होता है एक लकड़ी का जीना मंगाता है। फ़हीम जीना मंगाने के बाद उसी के सहारे चढ़कर उनकी छत पर चला जाता है। 2 मिनट खड़े होकर उनको देखने लगता है, पूरे गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसी हथियार को लेकर उनके जो होता है गर्दन पर दे मारता है, जिसकी वजह से वहीं पर दम तोड़ के चले जाते हैं। काफ़ी बार करता है, लहूलुहान कर देता है। जब जानता है इस दुनिया से चले गए हैं तुरंत ही अपने छत पे आता है। छत पे आने के बाद अपने घर में जाता है और जाने के बाद जो होता है अपना कपड़ा निकाल कर पूरी तरह से धो लेता है। धोने के बाद और एक कपड़े में पैक कर देता है। इसके बाद जो होता है अपना आराम से सो जाता है। लेकिन सुबह के टाइम जैसे ही आप खबर सबको लगती है तो लोग इस चीज़ की खुलासा करने के लिए पुलिस होती है काफ़ी कड़े मेहनत के बाद जो होता है मोहम्मद फ़हीम को अपने कब्ज़े में ले पाए। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे फ़हीम ने सच्चाई रखा है, इससे सुनने के बाद पुलिस के साथ लोग भी हैरान और परेशान भी हो गए हैं। और ठीक जो होता है पुलिस इसके बाद जो होता है मोहम्मद फ़हीम को ले जाकर वहाँ के कानपुर कोर्ट में पेश करके ले जाकर इसके ऊपर गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप क्या सज़ा देना चाहेंगे इनको, आप जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।